गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो अपनी अगली फसल चल रही है जिसका नाम फैनल है, जिसको हिंदी में सौंफ कहते हैं, इसके कुछ बिंदु जो हमारी अंतिम क्रॉप्स हैं वो हैं सौंफ हैं, जो स्पाइस क्रॉप्स के अंतर्गत ली गई हैं, और इसका आज ये फसल संपूर्ण हो जाएगी। तो इसके कुछ बिंदु रह गए थे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो यहां पर आप देखिए बुआई का समय, टाइम ऑफ सोविंग, ये देखिए बुआई का समय, इसकी बुआई कब करते हैं। तो देखना इसकी रोपण विधि से, रोपण विधि से बुआई जुलाई। रोपण का मतलब मैंने कल भी बताया था आपको कि नर्सरी में पौध तैयार करना, रोपण विधि से बुआई जुलाई से अगस्त माह में नर्सरी तैयार कर देवें। ठीक है ना। जब पौधा 40 से 50 दिन का हो जाए तो पौधे को सितंबर माह में रोपण कर देवें। ये देखिए बेटा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में आप लोग दोबारा से देखिए कि यदि हम इसको रोपण विधि से बुआई कर रहे हैं, किसको, सौंफ की फसल बुआई कर रहे हैं, तो आप जुलाई से अगस्त माह में नर्सरी तैयार कर लेवें। और जब पौधा 40 से 50 दिन का हो जाए, ये कई बार जेठ के अंदर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नर्सरी में जब पौधा तैयार करते हैं तो इसकी कितने दिनों का होना चाहिए। 40 से 50 दिनों का हो जाए तो पौधे को सितंबर माह में, कब लगाया जाता है, सितंबर माह में ट्रांसप्लांटिंग कर देवें। ठीक है ना, पौध रोपण कर देवें। तो देखना बेटा, ये कुछ बिंदु हैं, आप लोग धीरे धीरे इनको समझिए और देखते रहिए। ये जो विद्यार्थी यहाँ कक्ष में बैठकर इन बिंदुओं को देखता है वो बहुत अच्छी परसेंटेज बनाता है। देखिए बेटा, कल विद्यालय का आर्ट्स का रिजल्ट आया है और आपको पता चल गया होगा, नहीं है तो मैं बता रहा हूं आपको कि अपने यहां पर 90.60% रहा है। जो अपना आर्ट्स का जो बालिका है जिसने टॉप किया है 90.60, और अपना यहां का रिजल्ट है 100%। एक भी लड़का फेल नहीं है, यहां पर रिजल्ट बहुत अच्छा दिया है। तो देखना बेटा, वही विद्यार्थी यहां पर प्रवेश लेते हैं जो अनुशासित होते हैं और वो बहुत अच्छी परसेंटेज बनाते हैं। इसके लिए सभी विद्यालय के स्टाफगण, संस्था प्रधान, सभी बच्चों को अच्छी मेहनत करवाते हैं। तो ये देखिए बेटा, यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही अच्छा है, अनुशासित विद्यालय है। एक बार विद्यार्थी यहाँ पर कक्ष में या विद्यालय का पर्यावरण देखकर अपने आप ही यहाँ परसेंटेज बढ़ती हैं। तो देखिए बेटा, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि आप लोग इस ग्रामीण क्षेत्र में, आपके इस क्षेत्र के अंदर ऐसा विद्यालय है जो वास्तविक बात है कि जो चोमू तहसील के अंदर अपना नाम कमा रहा है और आपके सामने
ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि ये विद्यालय वास्तव में रिजल्ट दे रहा है। तो इसलिए आप लोग बेटा, जो भी आपके आस पड़ोस हैं, जो विद्यार्थी गुमराह हो रहे हैं, जो विद्यार्थी गुमराह हो रहे हैं, उनको अपने साथ लेकर आइए, क्योंकि वास्तविक बात है क्वालिटी, देखो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीज मिल जाती है तो वो बच्चा अच्छा अपना भविष्य बना लेता है। इसलिए आप लोग जहां भी बच्चा जो गुमराह हो रहा है, उनको एक बार जरूर आप लोग ये कहें कि वास्तव में विद्यालय में प्रवेश लेकर अपना अच्छा स्थान प्राप्त करें, अपने समाज में और अपने विद्यालय का और अपने माता पिता का नाम रोशन करके जाएं। देखिए बेटा, यहां पर जो टीम है बहुत ही सक्सेसफुल टीम है, अपनी कड़ी मेहनत कराते हुए विद्यालय को अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। तो देखिए, आपको हर अध्यापक कहता है, कक्षा में भी कहता है, और आज देखना ये कोरोना जो वैश्विक महामारी है ये चल रही है, और इसके तहत ये ऑनलाइन कक्षा ही चल रही है, और आप लोग ऑनलाइन कक्षा के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी देख रहे हैं। जैसे आज मैं आपको कह रहा हूं कि जो हमारी एग्रोनॉमी है उसमें ये 30 नंबर पर फसल है, जो स्पाइस क्रॉप्स की है वो 30 नंबर पर है, अंतिम फसल है। और जो विद्यार्थी रेगुलर इस वीडियो को देखकर अपना अध्ययन कर रहा है, तो ये 100% बात है तो वो विद्यार्थी परसेंटेज बनाकर ही जाएगा, तोड़कर नहीं जाएगा। तो ये विद्यार्थी 10वीं के अंदर 3rd डिवीजन है, लेकिन यहां पर 1st डिवीजन दिया है। एग्रीकल्चर में देख लीजिए, चाहे साइंस में देख लीजिए, चाहे आर्ट्स में देख लीजिए, आर्ट्स का रिजल्ट कल आया है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है अपना इस विद्यालय का। ठीक है ना बेटा? तो आगे देखिए, यहां पर अगला बिंदु है पौध अंतरण, जिसको कहते हैं ट्रांसप्लांटिंग। पौध अंतरण देखिए आप लोग, पौध अंतरण किसमें पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए, लाइन से लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग निराई गुड़ाई करते समय इनका बीच का गैप बना देते हैं, जिससे पौधा अच्छी प्रकार से अपनी वृद्धि कर लेता है। तो यहां पर देखना लाइन से लाइन की दूरी कितनी है, लाइन से लाइन की दूरी यहां पर 45 से 60 सेंटीमीटर, 45 से 60 सेंटीमीटर लेते हैं या रखते हैं, और पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं, 25 से 30 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी बना लेवे जब निराई गुड़ाई करते हैं तब आप। ठीक है ना? इसके बाद में देखेंगे आप लोग यहां पर रोपण विधि है। देखिए यहां बिंदु है रोपण विधि, रोपण विधि। ये देखिए बेटा, रोपण विधि, इसके अंदर देखना 1 हेक्टर में, 1 हेक्टर क्षेत्र में 1 हेक्टर क्षेत्र में, या सॉरी 1 हेक्टर क्षेत्रफल के लिए 100 वर्ग मीटर नर्सरी पर्याप्त रहती है। ये देखिए आप लोग अगर नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो 1 हेक्टर क्षेत्रफल के लिए 100 वर्ग मीटर क्षेत्र पर्याप्त होता है, और इसके अंदर आप लोग 1 हेक्टर में इसकी पौध लगा सकते हैं। और जब पौधा जब पौधा 40 से 50 दिन का हो जाए तो इसकी बुआई कर दें। और इसमें नर्सरी में बीज कितना लेते हैं, 4 से 5 किलोग्राम, है ना, 4 से 5 किलोग्राम बीज की बुआई करें। कब करें? जून जुलाई में। ये लो साहब, जून जुलाई, ये नर्सरी जून जुलाई में तैयार हो गई है, क्योंकि मैंने यहां पर जुलाई से अगस्त बता रखा है, लेकिन यहां पर देखना इसका जो फैक्ट टाइम बता दिया है, जून जुलाई में आप बीज की बुआई कर दे। कितना? 4 से 5 किलोग्राम 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में। ये 100 वर्ग मीटर क्षेत्र है, इसके अंदर 4 से 5 किलोग्राम बीज भूमि में, कितना 1 से 2 सेंटीमीटर गहरा पौधे में, ज्यादा नहीं, अगर इसकी गहराई ज्यादा दे देंगे तो इसका जर्मिनेट नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखना, 4 से 5 किलोग्राम 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई पर बीज को छोड़ देवें, और उसके बाद में हल्की सिंचाई कर दे, तुरंत हल्की सिंचाई कर देवें। ठीक है ना? और ये जून जुलाई में ऐसा कार्य करें आप लोग। ठीक है? इसके बाद में देखना खाद एवं उर्वरक, देखना आप लोग खाद एवं उर्वरक देखना, खाद एवं उर्वरक देखिए आप लोग, खाद एवं उर्वरक देखेंगे। देखिए बेटा,
उर्वरक, खाद एवं उर्वरक। ये देखिए बेटा, खाद एवं उर्वरक। आप लोग जैसे देसी खाद है तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जितना देना चाहिए उतना दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहां पर देखिए नाइट्रोजन कितना देना है और फास्फोरस कितना देना है। तो ये अपन को ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बारे में अपने को जानकारी रखना होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए बेटा, कुछ बिंदु आप लोगों को मैं बार बार यही कह रहा हूं कि जो स्टूडेंट यहां पर लगातार अपना ध्यान केंद्रित करके पढ़ता है और अनुशासन में रहता है तो बिल्कुल ऑटोमेटिक, चाहे वो विद्यार्थी कितना ही कमजोर क्यों नहीं हो, अपने आप अपनी स्थिति को मजबूत कर लेता है, ठीक है ना। अपने आप ही अपनी स्थिति मजबूत हो जाती है और वो एक जब एग्जाम के लिए वो तैयार होता है तो बहुत ही अच्छी परसेंटेज बनाकर जाता है। और यहाँ का जो विद्यार्थी पढ़ लिया एग्रीकल्चर के अंदर 100% जेट के लिए तैयार हो जाता है वो, क्योंकि यहाँ पर 11वीं क्लास में ही उनको जो एग्रीकल्चर संबंधित प्रश्न हैं वो लिखा दिए जाते हैं। लगभग 1800 से 2000 के लगभग एजयू एक बुक तैयार हो जाती है यहाँ पर। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी ले रखी है, 80 से 90 किलोग्राम। कितनी? 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टर यहां पर आपको यूरिया लेना है, ठीक है। और यहां पर फास्फोरस कितनी लेनी है, 30 से 40 किलोग्राम। यहां पर देखिए 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से आपको क्या लेना है, फास्फोरस लेना है, ठीक है बेटा। तो ये देखिए यहां पर HAC है, हेक्टेयर देखिए। तो ये न्यूट्रिएंट्स है, इनको समय रहते हुए आप लोग उपलब्ध कराएं, ठीक है। इसके बाद में देखना यहां पर है इरिगेशन, सिंचाई, सिंचाई, ठीक है। सिंचाई देखिए, इरिगेशन, सिंचाई, ये देखिए बेटा सिंचाई देखिए, क्योंकि बहुत जरूरी है इरिगेशन करना। अगर इरिगेटेड नहीं करते हैं आप लोग, खेत को सिंचित नहीं करते हैं तो फसल का बहुत ज्यादा उत्पादन कम हो जाता है। देखना सौंफ, सौंफ की फसल दीर्घा, दीर्घा, दीर्घा क्या है, दीर्घावधि है, दीर्घावधि, दीर्घावधि, ये देखिए दीर्घावधि है, क्या है, दीर्घा, दीर्घावधि, ये देखिए दीर्घावधि में पकने, दीर्घावधि में सौंफ की फसल दीर्घावधि में पकने वाली है, या सौंफ दीर्घावधि में पकने वाली फसल है। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, सौंफ दीर्घावधि में पकने वाली फसल है, या आप ऐसे कर सकते हैं कि सौंफ की फसल दीर्घा अवधि में पकने वाली है। बहुत लंबे समय लगता है इसके अंदर, तो लंबे समय लग रहा है तो आप लोग समझाइए कि इसमें सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है, ठीक है ना बेटा। तो आप लोग देखिए पकने वाली फसल है, इसलिए इसे, इसलिए इसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता रहती है, ठीक है बेटा। यहां पर देखना आप लोग ग्रीष्म अवस्था में, ये देखिए आप लोग जो ग्रीष्म समय है, ग्रीष्म में और सर्दियों में है, कितने दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। तो आप लोग देखना पहली सिंचाई कब करें आप लोग, पहली सिंचाई, पहली सिंचाई बुआई के तुरंत बाद, ये देखिए बुआई के तुरंत बाद, बुआई के तुरंत बाद देखिए, ठीक है बेटा। अब जब अंकुरण नहीं हो रहा है तो आप लोग 7 से 10 दिन बाद पुनः हल्की सिंचाई करते हैं, ठीक है ना। पहली सिंचाई कब करें आप, बुआई के तुरंत बाद कर दें, ठीक है। यदि बीज अंकुरण नहीं हो रहा है तो आप लोग कितने दिन बाद में, कितने दिन बाद में, 7 से 10 दिन बाद में
पुनः हल्की सिंचाई कर देवे, जिससे वो अच्छी प्रकार से बीज जर्मिनेट कर लेवे। ठीक है ना। इसके बाद में देखना ग्रीष्म ऋतु में, ये देखिए ग्रीष्म ऋतु में और शरद ऋतु में, ठीक है, शरद ऋतु में, ये दोनों ऋतुओं के बारे में आप लोग अच्छी प्रकार से जानकारी प्राप्त करें कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 10 से 15 दिन के अंतराल पर, ठीक है। और शरद ऋतु में कितने दिन में? 20 से 25 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। ठीक है, ये देखिए यहां पर मैंने लिखकर बता दिया है कि ग्रीष्म ऋतु में 10 से 15 दिन के अंतराल पर और शरद ऋतु में 20 से 25 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके बाद में सिंचाई करेंगे तो अंतराकृषि करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। यहां पर देखना अंतराकृषि, यहां पर लिख रहा हूं मैं, देखना अंतराकृषि, देखिए बेटा यहां पर देखना अंतराकृषि, इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग, अंतराकृषि। तो यहां पर देखना इस फसल में 3-4 निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि लंबे समय में पकने वाली फसल है तो इसमें निराई गुड़ाई की भी आवश्यकता अधिक होती है। तो 3-4 निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है इसके अंदर। जब पौधे 4 से 5 सेंटीमीटर, यह ध्यान रखना, जब पौधे 4 से 5 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाए, ये देखिए ऊंचे, ठीक है, ऊंचे हो जावें, तब पहली निराई गुड़ाई करेंगे। पहली निराई गुड़ाई करें। ये देखिए बेटा, ये देखिए, ठीक है। जब पौधा 4 से 5 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए तब पहली निराई गुड़ाई कर देवे। इसके बाद में क्या करेंगे आप लोग, ये देखिए सौंफ में रासायनिक खरपतवार, सौंफ की फसल में, ये देखिए फसल में रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडीमिथालिन या पेंडीमिथालिन, ठीक है ना, पेंडीमिथाइलिन कर दीजिए आप लोग, मिथाइलिन कर दीजिए, ये देखिए मैं यहां पर मिथाइलिन, ठीक है बेटा, ये देखिए पेंडीमिथाइलिन 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम दवा को 700 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। छिड़काव करे, ये देख लीजिए भाई, स्पष्ट यहां पर शब्द लिख रखा है कि पेंडीमिथाइलिन है वो बुआई के 1-2 दिन बाद में 1 किलोग्राम प्रति हेक्टर, यहां पर प्रति हेक्टर वो लिख देता हूं, प्रति हेक्टर दवा को, ठीक है ना, 700 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। जो भी इसके खरपतवार है, यदि फिर भी नियंत्रण नहीं हो रहा है
तो आप लोग निराई गुड़ाई करते हैं तो शेष रहे हुए खरपतवार को हाथ से निकालकर बाहर फेंक देवें। तो ये ध्यान रखना बेटा, इसमें 3-4 निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है, तो आप लोग सही समय पर आप निराई गुड़ाई कर दीजिए। यदि आप लोग रासायनिक खरपतवार नियंत्रण करना चाहते हैं तो ये मार्केट में ये पेंडिमिथाइलिन है, वो 1 किलोग्राम लीजिए और 700 लीटर पानी में घोलकर आप लोग छिड़काव कर दीजिए। कितने हेक्टर में? 1 हेक्टर के लिए पर्याप्त होता है। इसके बाद में देखेंगे आप लोग बेटा क्या है पादप संरक्षण। क्या है पादप संरक्षण? ये देख लीजिए पादप संरक्षण, पादप संरक्षण मीन्स पादप की सुरक्षा, जिसके अंदर पहला आता है क्या है? पहला है कीट, जिसको आप इंसेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसेक्ट कहते हैं। अब इंसेक्ट में पहला क्या है? मोइला। क्या है? मोइला या चेपा, ठीक है, जिसको आप अल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अल कहते हैं। इसको पै को अच्छी प्रकार से लिख लीजिए, ये देख लीजिए चेपा, ठीक है, जिसको आप अल कहते हैं। तो ये कीट क्या करता है बेटा? ये कीट कोमल भागों का रस चूस कर, क्योंकि सौंफ के क्या है? सौंफ के पुष्प क्या होते हैं बेटा? गुच्छे में लगते हैं। ध्यान रखना, किस में लगते हैं? गुच्छे में लगते हैं इसके पुष्प। जब इसके पुष्प या दाने कच्ची अवस्था में होते हैं तो इस कीट का प्रकोप हो जाता है। वो कब होता है? जब वातावरण में नमी होती है, अर्थात बादल छाए हुए रहते हैं, उस समय इस कीट का प्रकोप होता है। और ये कीट दिखने में बहुत छोटा होता है, लेकिन काम क्या करता है? खतरनाक करता है। ये कोमल भागों का रस चूसकर पौधे को सुखा देता है। ठीक है बेटा, तो यहां पर देखना आप इसका नियंत्रण करेंगे। नियंत्रण देखिए आप लोग, नियंत्रण में करेंगे क्या? डाइमिथोएट। क्या लेंगे? डाइमिथोएट 0.2%। क्या लेंगे? 0.2% डाइमिथोएट लेंगे। ठीक है, 0.2% डाइमिथोएट मिथोएट दवा लेंगे। ठीक है ना, और इसका छिड़काव कर देंगे, जिससे क्या होता है? किसान को लाभ होगा या इस कीट का नियंत्रण हो जाएगा। एक कीट और है जिसको बरूथी के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं बेटा? बरूथी के नाम जानते हैं। अब ये कीट क्या करता है? दिखने में ये जिस प्रकार से आप लोग बरूथी देखी होगी, जैसे रिंजके के पौधे पर देखा हो, जिस पर काले काले से स्पॉट्स होते हैं, वो एक उसको क्या कहेंगे? बरूथी कहेंगे। उस जैसी होती है वो। तो वो क्या करती है? उस पौधे की पत्तियों में क्या कर देती है? छिद्र कर देती है और साथ के अंदर दानों को खा जाती हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? यही दवा डाइमिथोएट या फिर आप लोग इमिडाक्लोरोपिड दे सकते हैं। क्या देख सकते हैं? इमिडाक्लोरोपिड दे सकते हैं, और इससे भी आप नियंत्रण कर सकते हैं उस बरूथी का। ठीक है, इसके बाद में देखना डिजीज, रोग देखिए, 2 नंबर पर है रोग। देखिए रोग, जिसको इंग्लिश में डिजीज के नाम से जानते हैं। पहला है छाछिया रोग। क्या है? छाछिया रोग। छाछिया रोग देखिए बेटा, जिसको हम चूर्णी फफूंद के नाम से जानते हैं या फिर पाउडर मिडल्यू के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? पाउडर मिडल्यू के नाम से जानते हैं। और सीधी सी बात है, ये हर फसलों में आ रहा है ये रोग, तो इसके बारे में आपको बार बार बताया जा रहा है कि इस रोग का प्रकोप होने पर, ये फंगस के द्वारा होती है, कवक के द्वारा होता है, और इस रोग का प्रकोप होने पर क्या होता है? संपूर्ण पौधे पर सफेद पाउडर जैसा चूर्ण जम जाता है, जिससे पौधा पीला होकर सूख जाता है। ठीक है ना, तो इसके नियंत्रण के लिए आप क्या करेंगे? कार्बेंडाजिम 0.1% व घुलनशील, क्या घुलनशील गंधक 0.2% का छिड़काव करें। ठीक है ना, यहां पर मैं बता रहा हूं आपको कितना 0.1%
0.11% कार्बेंडाजीन, ठीक है ना। वह घुलनशील गंधक 0.2%, ठीक है ना, 0.2% का घोल बनाकर छिड़काव करें, ठीक है ना। दोनों का छिड़काव कीजिए, आशातीत लाभ प्राप्त होता है। या फिर आप लोग दवा ले सकते हैं केराथेन एलसी, ये मार्केट में मिलती है, ठीक है ना बेटा। इसके बाद में देखना अगला रोग है जड़ व तनागलन। जड़ व तनागलन, जड़ व तनागलन रोग। ये देखिए बेटा, जड़ व तनागलन रोग। इस रोग का प्रकोप होने पर तना व जड़ गल जाते हैं और पौधा नष्ट हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए आप क्या, रोकथाम के लिए क्या करेंगे बेटा, रोकथाम। यहां पर देखना ये दोनों की रोकथाम ही, ये देखना रोग की में रोकथाम लेते हैं और कीट के अंदर अपन क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। तो यहां पर रोकथाम देखेंगे, रोकथाम उचित फसल चक्र अपनाएं, उचित जल निकास की। आप लोग ये देखिए, जल निकास की व्यवस्था करें और बीज को उपचारित करके बुआई करें, ठीक है। उचित ये फसल चक्र अपनाएं, फसल चक्र अपनाएं, ठीक है ना। ये देखिए आप लोग, ये इतना काम करते हैं तो ये इस रोग से आप लोग बच जाते हैं। इसके बाद में देखेंगे अगला रोग है, क्या है, गूंदिया, जिसको हम गमोसिस रोग के नाम से जानते हैं। गूंदिया रोग देखना, ये देखिए बेटा, गूंदिया रोग, ठीक है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, गमोसिस, क्या कहते हैं, गमोसिस रोग। ये देखिए बेटा, यहां पर देखेंगे आप लोग गूंदिया या गमोसिस। इस रोग का प्रकोप होने पर, यह भी किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। इस रोग का प्रकोप होने पर पुष्प क्रम से चिपचिपा पदार्थ निकलता है। क्या निकलता है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिसके कारण इसका क्या नाम पड़ गया, गूंदिया नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ गया, गूंदिया नाम। इसके पुष्प क्रम से चिपचिपा पदार्थ होता है, जिससे सोप का पूरा गुच्छा, पुष्प का गुच्छा खराब हो जाता है, जिसमें दाने बनते ही नहीं हैं, बनते भी हैं तो कमजोर बनते हैं और जिसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। इसके लिए आप क्या करेंगे बेटा, इसके लिए क्या करेंगे, आप रोग रोधी किस्मों की बुआई करें। रोकथाम क्या करेंगे, रोग रोधी किस्मों की बुआई करें और समय समय पर कवकनाशी दवाओं का छिड़काव करें और भूमि में उचित जल निकास की व्यवस्था करें, ठीक है। और एक और काम करना है आपको, क्या करेंगे, फसल चक्र अपनाएंगे आप, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद में हमारा अगला बिंदु है कटाई। क्या है, कटाई देखना आप लोग, यहां पर कटाई देखेंगे आप, कटाई, ये देखिए कटाई, शॉप की फसल, ये देखना बेटा, यहां पर जगह खाली है, यहां पर देखना बेटा, शॉप की फसल, यहां पर जो कटाई कर रहे हैं अपन, वहां पर लिखेंगे शॉप की फसल 170 से कितना, 180 दिन, 180 दिन में पककर तैयार हो जाती है, पककर तैयार हो जाती हैं, ठीक है ना। एक तो अपन दिनों से भी अपन इसकी कटाई कर सकते हैं। अगर आप लोग दिनों से कटाई नहीं कर रहे हैं
तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि जब फसल हरी से पीली अवस्था में आने लग जाए और फसल मीन्स दाना भी हरी अवस्था से पीली अवस्था में आना शुरू हो जाए, तब इसकी कटाई कर लें। अब कटाई करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे, आप छोटे छोटे बंडल बना लेंगे। क्या करेंगे? छोटे छोटे बंडल बनाएंगे। और मंडाई के अंदर क्या करेंगे आप लोग, क्योंकि यहां पर दोनों पॉइंट साथ चलते हैं, कटाई एवं मंडाई, कटाई और मंडाई। अब इसमें छोटे छोटे बंडल बना लिए, आप क्या करेंगे? तो मंडाई करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप लोग इस बंडलों को छाया में सुखाएंगे। ठीक है, तो आप लोग एक सप्ताह के लिए आप लोग इसको सुखाने के बाद में क्या करेंगे? डंडों से पीटकर इसके दाने को अलग कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम क्या कर लेते हैं? भंडारण कर लेते हैं। यदि इसमें ज्यादा नमी रह जाती है तो बीज के अंदर बहुत सारे इंसेक्ट लग जाते हैं और बीज को खराब कर देते हैं, इसलिए ज्यादा नमी भी नहीं रखनी है। ठीक है ना? इसके बाद में देखेंगे उपज, देखेंगे आप लोग क्या देखेंगे? उपज देखेंगे। तो ये उपज देखना बेटा, इसमें उपज देखेंगे आप, उपज, उपज देखिए। ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं उपज, तो ये देखेंगे उन्नतशील किस्मों से। सबसे पहले आप लोग लिखो औसत उपज। ठीक है, औसत उपज ये देखेंगे आप लोग। दिख रहा है आपको? औसत उपज दिख रहा ना? इसके अंदर आप लोग लिखेंगे औसत उपज, लिखिए आप लोग कितनी? 15 से 16 क्विंटल, 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टर। और उन्नत किस्मों से देखेंगे, देखना आप लोग, उन्नत किस्मों से, उन्नत किस्मों से, उन्नत किस्मों से, उन्नत किस्मों से कितनी? 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर प्राप्त होती है। ये देखिए बेटा, जितने भी आपको यहां पर बिंदु बताया है मैंने सिस्टोमेटिक तरीके से बता दिया है। टाइम ऑफ सॉविंग, प्लांट स्पेसिंग, ट्रांसप्लांटिंग मेथड्स, ट्रांसप्लांटिंग मेथड बताया आपने, मैन्युअल एंड फर्टिलाइजर देखा है आपने, इसके बाद में इरिगेशन देखा है, इरिगेशन के बाद में आप लोगों ने यहां पर इंटरक्रॉपिंग देखा है। क्या देखा है? इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग भी आपने ये जो है रासायनिक खरपतवार के अंतर्गत आपने पेंडामेथालिन लिया है 1 किलोग्राम और 700 लीटर पानी में घोलकर आप लोग छिड़काव करें। ठीक है, और ये आप लोगों ने पादप संरक्षण, जिसको आप लोग इंसेक्ट एंड प्लांट डिजीज के बारे में देखा है। ठीक है ना? तो इसको आप लोग अच्छी प्रकार से देखना। तो देखिए बेटा, ये बिंदु आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। अगर ये बिंदु आप लोगों को सिस्टमेटिक तरीके से याद है तो आपके समझिए कि 6 नंबर मीन्स बड़ा प्रश्न 4 नंबर का आएगा, छोटा प्रश्न 2 नंबर का आएगा। ठीक है, तो आप लोग फसल वाले की बात कर रहा हूं क्योंकि इसमें से 6 नंबर का प्रश्न बनेगा। अपना जो आज पूरी 30 फसलें हैं, वो फसलों के अंदर ये चैप्टर पूरा होता है। और आप लोग इसके बारे में मैं जितनी भी फसलें हैं उनके बारे में कल और बताऊंगा कि इनको कैसे याद करना है, कैसे नहीं करना है। क्योंकि आप लोग फसल आपकी याद है तो आप लोग सारी कार्य कर लेते हैं। अगर आप फसलें याद नहीं करते हैं तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए ध्यान रखेंगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपकी क्रॉप्स। जितनी भी क्रॉप्स हैं 30 क्रॉप्स हैं, 30 क्रॉप हैं जो आज कंप्लीट होती हैं। इसको आप लोग घर बैठकर आप लोग अच्छी प्रकार से याद करें। यदि आप लोग फसल एक के ऊपर एक रखते चले जाएंगे तो आप लोगों को याद नहीं होगी और आपकी जब एग्जाम लगेगी परसेंटेज कम बनेगी। इसलिए आप लोगों को परसेंटेज बनाना है तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा से देखिए। एक बार समझ में नहीं आ रहा 3 बार देखिए, आप 4 बार देखिए, जरूर आपके निश्चित रूप से आपकी समझ में आएगी। ठीक है ना बेटा? तो ये ध्यान रखना, ये टॉपिक है, इसको अच्छी प्रकार से याद करना, रफ कॉपी में उतार के देखना। तो देखना बेटा, मैं आशा करता हूं कि आपको जो ये आज का वीडियो है बहुत अच्छा लगा होगा। इसके लिए आप लाइक करना, शेयर करना और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।